आर्टिस्ट बनने में जो है वो कुछ ख़ास कई बार फ़ायदा नहीं होता क्योंकि कमर्शियली बहुत वाइबल नहीं है करियर। जो ये लखनऊ की सबसे बड़ी समस्या है, तो लोग ज़ाहिर है कि बिल्कुल एग्री ना करें हमसे। वीडियोज़ शेयर हुए या तस्वीरें आई तो उनको देख के लगा अरे! नहीं, 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 ये तो गलत रंग के फूल लगा लिए बाल में। ये उम्र तो ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर पे दिखे तो समझ में आता है, लेकिन लोग कपड़ों में उम्र ढूंढ रहे हैं। पावलूम के बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैंडलूम की कॉपी ना करें, अपनी एक अलग तरह की पहचान बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। तो Beyond who you are lies who you could be. Embrace the beautiful art of becoming. नमस्कार, वेलकम टू द शो द आर्ट ऑफ बिकमिंग। मैं हूं शशि ओझा और आज हमारे साथ हैं एक ज्वेलरी डिज़ाइनर और एजुकेटर। निफ्ट से ग्रेजुएशन और टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद पिछले एक दशक से ये साड़ीज़ और इंडियन टेक्सटाइल्स के थ्रू कल्चरल सस्टेनेबिलिटी पर काम कर रही हैं। वेलकम टू द शो मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आपने डिज़ाइन को करियर के रूप में क्यों चुना और NIFT गांधीनगर ने आपकी सोच को कैसे शेप दिया? जी, देखिए, जब वही 16-17 की उम्र में लगा कि अब एक करियर चुनना है, तो रुझान तो हमेशा क्रिएटिव चीज़ों की तरफ था, पर फिर लगा कि आर्टिस्ट बनने में जो है वो कुछ ख़ास कई बार फ़ायदा नहीं होता क्योंकि कमर्शियली बहुत वाइबल नहीं है करियर। जो भी उस वक़्त सोच थी, तो लगा डिज़ाइन एक ऐसी फ़ील्ड हो सकती है जिसमें कि क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन भी रहेगा और शायद पैसा कमाने का एक ज़रिया भी बन सके। इसलिए डिज़ाइन को चुना और उस तरफ जो है इंक्लिनेशन था क्योंकि ज्वेलरी पहनने का शौक़ बहुत था उस उम्र में भी, और कहीं न कहीं ये लगता था कि फ़ैशन में बहुत लोग जा रहे हैं, मतलब अपैरल डिज़ाइन में, तो हम ज्वेलरी की तरफ जाएँ। और NIFT गांधीनगर के पास स्पेशलाइज़ेशन था ज्वेलरी का, इसलिए उसको चुना। और वहाँ जाना बहुत ही, मतलब ज़िंदगी बदल गई, ज़ाहिर है लाइफ़ चेंजिंग फ़ैसला था। और जो कुछ भी आज क्रिएटिव जो ज़िंदगी है हमारी, उसमें जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ निफ्ट गांधीनगर की देन है, क्योंकि हम लोग उस वक़्त जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत खुशकिस्मत थे कि हम लोगों के साथ ही उस कोर्स को 4 साल का कोर्स बनाया गया। उससे पहले 3 साल का था, और फिर हम लोग क्योंकि अहमदाबाद के बहुत नज़दीक थे, तो NID के बहुत सारे रिटायर्ड फैकल्टी जो वेटरन्स थे, डिज़ाइन एकेडमिक्स थे, उनसे हमें पढ़ने का मौका मिला क्योंकि वो हमारे गेस्ट फैकल्टी बने। तो ज़ाहिर है कि जो कुछ भी आज कर पा रहे हैं क्रिएटिवली, वो सब कुछ निफ्ट गांधीनगर की ही देन है। फिर आपने इंडियन एस्थेटिक्स की पढ़ाई की, ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? जी, ये पढ़ाई मैंने 2022 और 23 में की, 1 साल का कोर्स था और बहुत ही इंटेंसिव था क्योंकि इसकी क्लासेस वीकेंड पर हुआ करती थीं, 4-4 घंटे, 5 घंटे लगातार। लेकिन इतना कुछ सीखने को इसमें मिला, और क्योंकि शिल्पकला और चित्रकला से लेकर के और हमारे जो वास्तुकला है, वहाँ तक भी इसमें पढ़ाई है, मतलब आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, सब चीज़ों की पढ़ाई इसमें है। साथ में नवरस के ऊपर भी लेक्चर्स थे जो हमारे संस्कृत लिटरेचर से आते हैं, जो नवरस का कॉन्सेप्ट है जो वहाँ से आता है। तो एक तरह से पूरी जो एस्थेटिक्स की स्टडी है वो करवाने की कोशिश है 1 साल के अंदर। तो उसके लिए बहुत सारे जो प्राचीन जो पंथ हैं, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो और इस्लामिक भी, उन सभी के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ाया जाता है क्योंकि बहुत सारी जो हमारी कलाएँ हैं वो आधारित हैं इन धर्मों पर या इन पंथों पर। जी, तो उसमें कहना चाहिए कि सोच विकसित हुई, खुली, और ये भी समझ में आया कि जैसे पहले हमको ये लगता था कि बहुत अलग-अलग चीज़ों में हमारी रुचि है और एक भटकन है, लेकिन इस कोर्स को पढ़ने के बाद समझ में आया कि असल में वो सारी चीज़ें एक ही धागे से बंधी हुई हैं, एक सूत्र में बंधी हुई हैं, और वो सौंदर्य शास्त्र है, एस्थेटिक्स है। फिर चाहे हम टेक्सटाइल्स की बात करें,
या हम ज्वेलरी की बात करें, वो सब चीज़ें चित्रकला, शिल्पकला, इन सब चीज़ों से जुड़ एक जाती क्लैरिटी है। मिल गई जी, आपको। जी, जी। तो उसमें पोएट्री, लिटरेचर भी आ जाता है। तो इसने एक तरह से बहुत मदद की ये समझने में, अपने ही काम को समझने में, कि भटकन नहीं है। सुपर स्पेशलाइज़ेशन की बात हम लोग करते हैं आज के दौर में, लेकिन पहले के समय में जो स्कॉलर्स होते थे वो मल्टी डिसिप्लिनरी ही हुआ करते थे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो उस कोर्स में समझने को मिली। जब आप खुद टीचर बनी एनआईएफटी में, तो आपने अपने स्टूडेंट्स को इंडियन क्राफ्ट और हेरिटेज के बारे में क्या सिखाने की कोशिश की? जी, वैसे निफ्ट का जो करिकुलम है, उसमें क्राफ़्ट के ऊपर बहुत ज़ोर दिया जाता है, एम्फ़ेसिस है अच्छा खासा। तो वो उनके करिकुलम में पहले से था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि डिज़ाइन स्टूडेंट्स जो हैं, और मैं खुद भी अभी तक इस चीज़ के ऊपर सोचती हूँ कि हमारा जो इंडिया मॉडर्न या इंडिया कंटेम्प्ररी स्टाइल है वो क्या है? क्योंकि जब भी हम कहते हैं कि इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, हम हमेशा अपनी जो प्राचीन संस्कृति है उसकी तरफ चले जाते हैं, या जो हमारी मध्यकालीन संस्कृति है उसकी तरफ चले जाते हैं। तो एंशिएंट और मेडिवल तो था, उसको हमें साथ लेके चलना है। लेकिन अगर हम आज का भारत देखें, आज का इंडिया देखें, तो उसका डिज़ाइन स्टाइल, उसकी डिज़ाइन लैंग्वेज क्या है? ये एक सवाल था जो अभी भी है। कई डिज़ाइनर्स ने इसका जवाब देने की कोशिश की है। तो जब वहाँ पे उनके साथ हम काम करते थे, स्टूडेंट्स के साथ उनके डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स पे, तो कोशिश ये रहती थी कि उनसे कहें कि आप समझिए कि आपका खुद का स्टाइल बतौर एक इंडियन क्या है, एज़ अ मॉडर्न इंडियन क्या है। तो ये एक कोशिश थी, और ये अब भी जारी है। अब भी स्टूडेंट्स कोई मिलते हैं तो उनसे हम कहते हैं कि आप ये खोजिए कि इंडिया कंटेम्प्ररी क्या है, क्योंकि हम लोग जैसे ही किसी भी मॉडर्न या कंटेम्प्ररी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान सीधे वेस्ट की तरफ जाता है। तो ऐसा नहीं है ना कि पुराना सब कुछ इंडिया है और नया सब कुछ वेस्ट है, ऐसा नहीं है। तो हमें अपना नया खोजना है। ये एक सवाल था, और जो मैंने उनको दिया, क्योंकि निफ्ट में हम ये मानते हैं कि, और डिज़ाइन एजुकेशन में ये मानते हैं कि हम स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ा नहीं सकते, हमें उनकी मदद करनी है कुछ सीखने में। चलिए अब थोड़ा गहराई में आते हैं। जब आप अवध कहती हैं तो सिर्फ एक जगह का नाम नहीं लेती, बल्कि पूरी तहजीब को समेट लेती हैं। तो आप ये बताइए, अवध और गंगा जमनी तहजीब का क्या मतलब है? जी, अवध जो है, अक्सर ऐसा होता है कि जब अवध का नाम लिया जाता है तो कुछ लोग सिर्फ़ लखनऊ उनके ध्यान में आता है, और कुछ लोगों के ध्यान में सिर्फ़ अयोध्या आता है। लेकिन अवध तो बहुत बड़ा सूबा है, जिसमें गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, सीतापुर, लखीमपुर, इतनी सारी जगह हैं, कस्बे हैं। इन कस्बों से लोग हमेशा आते रहे हैं, लखनऊ भी, बड़े शहर जो हैं हमारे, वहाँ आते रहे हैं। और ये एक मिली-जुली तहज़ीब बनकर तैयार हुई, जिसमें अलग-अलग कम्युनिटीज़ के लोग आकर बसे। ऐसा तो होता ही है बड़े शहरों में, बड़ी जगहों में। ठीक है, हमारा लखनऊ शायद बम्बई, दिल्ली जितना बड़ा नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ भी लोग आते रहे हैं। तो ये एक ऐसी तहज़ीब है जो सबको अपने अंदर समा लेती है और सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। और जो गंगा जमुनी तहज़ीब का असर है, वो फिर हमारी जो कलाएँ हैं, जो संगीत है, जो साहित्य है, हर चीज़ पर देखने को मिलता है, ख़ास तौर से जो हमारी ज़बान है। तो लखनऊ में हम एकदम जो संस्कृतनिष्ठ हिंदी हो, वो भी बोली जाती है, और सरकारी ज़बान तो वही है, भाषा सरकारी वही है, पर और उसका भी सम्मान है। और साथ में जो बिल्कुल अगर कहें कि जिसमें बहुत फ़ारसी होती है, वैसी वाली उर्दू, तो वो भी बोली जाती है। मगर असली जो अवाम है, उसकी ज़बान हिंदुस्तानी है, जो हिंदी और उर्दू का मिला-जुला सा एक रूप है। और उसमें हमारी जो अवधी भाषा है, जो अवध की अपनी भाषा है, लोक भाषा जिसको कहना चाहिए, उसका भी समावेश है, वो भी पूरी तरह से उसमें मिली हुई है। बल्कि जो एक अवधी का लहज़ा है, उसमें इतनी मिठास है, क्योंकि देखिए, मतलब अलग-अलग जगह की भाषाओं का एक अलग-अलग रूप होता है। अब जैसे मेरा ननिहाल ब्रज का है,
तो ब्रज में भी बड़ा प्रेम है भाषा में, लेकिन वहाँ ज़रा लठमार भी है भाषा, या कहिए नटखट है भाषा वहाँ की। लेकिन हमारे अवध में जो है वो मिठास ज़्यादा है। तो ये चीज़ गंगा जमुनी तहज़ीब की देन है कि उसमें जो उर्दू की नफ़ासत है वो भी है, और जो हिंदी का लावण्य है वो भी है। तो वही चीज़ हमारे जो कथक नृत्य है, या हमारा जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है, और हमारी जो नौटंकी की विधा की जो नाटक है, उन सब चीज़ों में ये सब तरह तरह के इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो हमें मिलते हैं। और यही गंगा जमुनी तहज़ीब है कि चाहे वो मुस्लिम समाज से आए चीज़ें या हिंदुओं की तरफ से आए, वो मिलजुल कर एक हो जाती हैं हो जाती है। और फिर सब साथ चलते हैं इसमें। और यहीं से जन्म हुआ आपके उस पेज का जिसे आज हज़ारों लोग फॉलो करते हैं, देसी ड्रेप्स। सच बताइए, ये आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? जी, ये बात 10 साल पहले की है, 2016 में, जब हमने ऐसे, उस वक़्त हम मुंबई में नौकरी कर रहे थे, ज्वेलरी डिज़ाइन में ही थे, और हमने शौकिया बस साड़ियाँ पहनना शुरू किया था। और ऐसे ही कभी-कभार ऑफ़िस पहन कर जाते थे, और बहुत तारीफ़ भी मिलती थी, तो कभी किसी कलीग से कहा कि फ़ोटो खींच दीजिए, और फिर उसको जब फ़ेसबुक पे या कहीं शेयर करते थे तो अ, वहाँ भी बहुत तारीफ़ मिलती थी। तो हमारे जो मियाँ हैं, हस्बैंड हैं, वो भी फ़ैशन बैकग्राउंड से हैं, फ़ैशन रिटेल में हैं। उन्होंने कहा कि ये जो आप कर रही हैं कि फ़ोटोज़ खिंचवाती हैं और उनको फ़ेसबुक पे डालती हैं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसको ऑफ़िशियली एक अलग पेज अगर आप बना के करेंगी, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे जो साड़ी बनाने वाले जो डिज़ाइनर्स हैं, ब्रांड्स हैं, वो भी फिर आपके पास आएँ। और हमारी कंपनी, क्योंकि वहाँ उस वक़्त वो जहाँ काम कर रहे थे, उनकी कंपनी जो है वो ब्लॉगर्स, क्योंकि इन्फ्लुएंसर शब्द इतना इस्तेमाल में नहीं था, तो ब्लॉगर्स पर अच्छा ख़ासा उनका बजट जो है वो अच्छा ख़ासा खर्चा था, मार्केटिंग, जो ब्लॉगर मार्केटिंग उस वक़्त कहलाती थी। तो उन्होंने कहा क्या पता आपको फिर ऐसे ही साड़ियाँ पहनने को मिल जाया करें। तो उस वक़्त तो सोच बिल्कुल ही समझिए इतनी सुपरफिशियल थी कि हमको साड़ियाँ मिल जाएँगी पहनने को। लेकिन जैसे-जैसे वो काम आगे बढ़ा, तो उसमें फिर और संजीदगी आती गई, और बहुत गहराई से सोचना शुरू किया कि ये जो हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं, उनको हम क्या बताना चाहते हैं? तो उस तरह से वो बहुत सीरियस होता चला गया काम। मैम, साड़ियाँ मिली कि नहीं मिली आपको पहनने को? मिली, बहुत मिली, जी। लेकिन अब नहीं लेते हम साड़ियाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जी। सोशल मीडिया पर कहानी सुनाना और स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस देना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है? जी, दोनों की अपनी-अपनी अलग चुनौतियाँ हैं। ज़ाहिर है कि लाइव में, क्योंकि ऑडियंस आपके सामने बैठी है, तो गलतियाँ करने का स्कोप बहुत कम है, और तैयारी बहुत करनी पड़ती है। मगर सोशल मीडिया पर भी ये है कि आपका वीडियो जो आप शेयर करेंगे, या आपकी पोस्ट है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, किसके पास पहुँचेगी, और फिर किस तरह से वो उसको लेकर सोचेगा, आप उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे तो लाइव ऑडियंस को भी नहीं कर सकते, लेकिन जब ऑडियंस आपके सामने होती है तो आपका एक रिश्ता बनता है, नज़रें भी मिलती हैं, बॉडी लैंग्वेज है, हर चीज़ से आप उनसे जुड़ सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में बहुत सारी स्क्रीन्स बीच में आ जाती हैं, तो अक्सर लोग गलत मतलब भी निकाल सकते हैं आपकी बात का, या बहुत उल्टा-सीधा भी आपको कहकर जा सकते हैं, और इस तरह से उसकी अपनी चुनौतियाँ हैं। मगर दोनों ही काम अपने आप में ज़रूरी भी हैं और बहुत एक्साइटिंग भी हैं। और सोशल मीडिया का काम बहुत साल चला, तो उससे एक ऊब जैसी आई, तो लगा कि सिर्फ़ ये काफ़ी नहीं है, हमें लाइव भी जाना है, और वो मौका भी मिल गया, ये भी बहुत खुशकिस्मती की बात थी। तो दोनों ही चीज़ें जो हैं, मज़ेदार हैं। मज़ेदार है। अब बात करते हैं एक ऐसे इशू की जो आज के फास्ट फैशन दुनिया में बहुत ज़रूरी हो गया है। जी। आप स्लो फैशन दुनिया की एडवोकेसी क्यों करती हैं? जी, तो जब ये देसी ड्रेप्स वाली यात्रा कुछ आगे पहुँची, और जैसा कि हमने आपको बताया कि उस वक़्त तो यही सोच थी कि साड़ियाँ मिल जाएँ, तो हुआ ये कि बहुत कपड़े मिलने लगे। बहुत सारे डिज़ाइनर्स या लेबल्स, बुटीक्स कहते थे कि आप हमारे
कपड़े लीजिए, पहनिए और अपनी ऑडियंस से कहिए कि हमसे ख़रीदें। तो जब ये काम किया और अलमारी ऐसी ठुस गई, बिल्कुल यही शब्द है उसके लिए, कोई और शब्द नहीं है। तो लगा कि अब इतने कपड़ों का करें क्या? क्योंकि हम रोज़ नए कपड़े पहन रहे हैं एक तरह से। अब एक जो आज पहना उसको पहनने का मौका कब आएगा? और इतने अच्छे कपड़े हैं कि हम यूं ही बस किसी को दे भी नहीं सकते और पहने भी नहीं जा रहे, दिए भी नहीं जा रहे। तो ये समझा कि हम तो खैर ये काम कर रहे थे इसलिए ये हाल हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम के आउटफिट ऑफ द डे OOTD के दौर में असल में इसी तरह से कपड़े जो है जमा करते जा रहे हैं। इतनी होर्डिंग हो रही है कि कई बार लोग एक एक बार पहनकर कपड़ा जो है उसको फेंक दे रहे हैं, डोनेट करते हैं या फिर अपने घर में कोई काम कर रहा है उसको दिया, लेकिन वो लोग भी आपके कितने कपड़े आखिर आपसे ले लेंगे। तो जाहिर है कि बाद में और समझ में आया कि जो वेस्टर्न नेशंस हैं उनमें ये समस्या और भी बड़ी है। लेकिन हमारे यहाँ भी अच्छी खासी बड़ी हो गई है कि अ, हमें लगता है हमने कुछ पहन के अगर उसकी फ़ोटो शेयर कर दी तो अब हम उसको दोबारा नहीं पहन सकते, या फिर हम अगर कोई चीज़ किसी पार्टी में पहन के चले गए तो अब उसे रिपीट नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से बहुत सारी वेस्टेज जनरेट करता है, टेक्सटाइल वेस्ट। और हमारा बैकग्राउंड ये रहा था कि हमारी फैमिली में सब एनवायरमेंटलिस्ट हैं और एनवायरनमेंट कॉन्शियस रहे हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं। तो उनकी वजह से ये पता है कि इसका भी एनवायरनमेंट पे एक बहुत ही ख़राब असर पड़ सकता है, जो हम लोग टेक्सटाइल वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, या कपड़ों को बनाने में जिस तरह के रंग, केमिकल्स, डाइज़ इस्तेमाल होती हैं, या जिस तरह के सिंथेटिक फाइबर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, या अगर कॉटन भी है तो उसकी जो कल्टीवेशन है उसमें जितना केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, ये सब चीज़ें हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। इसीलिए स्लो फैशन की तरफ आना ज़रूरी है, कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म की तरफ आना ज़रूरी है। कई फ़िल्म्स देखी जिनसे ये समझ में आया कि सिर्फ यही एक बात नहीं है कि एनवायरनमेंट पर बुरा असर पड़ता है। जितना सस्ता कपड़ा बना के बेचा जा रहा है जिससे कि लोग यूज़ एंड थ्रो कर सकें, उसके लिए जो लोग कपड़ा बनाते हैं, जो मज़दूर हैं, उनको उनका जो मेहनताना है नहीं दिया जाता ठीक से। तो एक तरह से एथिकल नहीं है प्रोडक्शन, या उनसे ऐसी जगहों पे प्रोडक्शन कराया जाता है जहाँ बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हैं, फैसिलिटीज़ नहीं हैं, बिल्डिंग्स गिर सकती हैं उनके ऊपर। और बांग्लादेश में एक ऐसा हादसा हुआ भी था जिसमें 1000 से ऊपर लोगों की जानें चली गईं। तो इसलिए लगा कि हम बतौर ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर जो भी कहिए, हम किस तरह का कल्चर प्रमोट कर रहे हैं लोगों में कि कपड़े पहनिए, फ़ोटो डालिए और फेंक दीजिए। तो ऐसा करना सही नहीं है। अगर हमारे पास आज एक फॉलोअरशिप है तो उसको हम बताएं कि नहीं, आप अगर कपड़े पहनना एंजॉय करते हैं तो उसको करने के और भी तरीके हैं। आप अपने कपड़ों से प्यार कीजिए। इट शुड बी लव नॉट लस्ट, क्योंकि इस वक्त तो सिर्फ लस्ट चल रहा था कि बस खरीदा, पहना, फेंका, लेकिन ये प्यार नहीं है। प्यार तो तब है जब आप बहुत सोच समझ के कोई चीज़ खरीदें, उसको अच्छे से रखें, मेंटेन करें और उसको बार बार पहनें, जिससे कि वो आपकी पहचान भी बने कि अच्छा ये एक इनकी साड़ी है या ये एक इनका कुर्ता है, बहुत अच्छा लगता है इन पे। तो ये बात थी जिस वजह से लगा कि स्लो फैशन की एडवोकेसी बहुत ज़रूरी है। जी। सावन के महीने में अवध और गंगा जमुनी कल्चर में पहनावे और श्रृंगार की क्या खास परंपरा रही है? जी देखिए, क्योंकि सावन जो है वो अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है, तो क्योंकि सब तरफ हरियाली छा जाती है इसीलिए हरा रंग पहनने की परंपरा रही है। और ये जो रिवाज है सबके लिए है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि बारिश तो सबके लिए एक जैसी होती है, सावन सबके लिए एक जैसा है। तो हरा रंग पहना जाता है। और लहरिया जो अवध का ख़ास एक अलग तरह का लहरिया होता है, लहरिया के दुपट्टे रंगे जाते हैं। दुपट्टे रंगवाने का चलन रहा ही है, पूरे उत्तर प्रदेश में रहा है और ख़ास तौर से अवध में। और फिर लहरिया के दुपट्टे या नए रंगे दुपट्टे पहनकर चूड़ियाँ खरीदने जाना
और चूड़ी की दुकानों में आप जाइए, अगर लखनऊ की भी जितनी दुकानें हैं सब जगह आपको दिखेगा कि हरी हरी चूड़ियाँ आगे सजा दी गई हैं। तो हरी चूड़ियाँ खरीदना, पहनना, फिर मेहंदी लगाना और मेहंदी रच जाने के बाद जो है झूला झूलना, झूले पर बैठकर सावन का जो है मज़ा लेना, ये तहज़ीब रही है सावन की हमारे जो गंगा जमुना कल्चर है उसमें। और अवधी लहरिया बहुत ख़ास है और उसको एक तरह से लुप्त हो रही थी रंगने की परंपरा, क्योंकि कम ही लोग रह गए हैं जो रंगना जानते हैं। लेकिन अब काफ़ी काम रिवाइवल का हो रहा है, तो अब बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें लहरिया के दुपट्टों के बारे में पता चल रहा है और कैसे फिर उनकी दुपट्टों की चुनाई भी होती है, उनको ऐंठ कर जो है बांधा जाता है और किनारियों पे उनके जो गोटे का काम होता है। तो ये सब चीज़ें हैं अवध की जो निकल कर आती जी 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 सावन की परंपरा है उसमें। आज की जनरेशन सावन के इस ट्रेडिशनल आउटफिट को अपना रही है या धीरे धीरे भूलती जा रही है? हमें ऐसा लगता है कि देखिए हर पीढ़ी में लोग होते हैं, कुछ होते हैं जिनको ट्रेडिशंस के साथ जुड़े रहना अच्छा लगता है और कुछ लोग होते हैं जो दूर हट जाते हैं। वही बात है, अभी भी आप अगर देखें मिलेनियल्स में भी ऐसे थे, जेन ज़ी में भी ऐसे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के चलते एक चीज़ हुई है कि बहुत सारे लोग और ज़्यादा जुड़े हैं। जुड़े हैं। जी, जी। इस तरह की जो कल्चरल सिग्निफिकेंस वाली चीज़ें हैं उनसे, क्योंकि बहुत जानकारी शेयर हो रही है, लोग और भी ज़्यादा जान रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। दूसरे प्रांतों में कौन से त्योहार हैं और कैसे मनते हैं, इसकी जानकारी बहुत आ रही है, तो जगह-जगह के इन्फ्लुएंसेस हैं। और ये तो है कि हरे कपड़े पहनकर, चूड़ियाँ पहनकर, बिंदी लगाकर, मेहंदी लगाकर सभी लड़कियों को ऐसा सुंदर महसूस, अपने आप में हम सुंदर महसूस करने लगती हैं। तो फ़ोटोज़ शेयर करने का शौक़ सबको है। इस वजह से हमसे पूछिए तो बढ़ा है ये। और अब तो कितना मतलब जो सावन की तीज है उसके बारे में और ज़्यादा लोग जानते हैं। आप देखेंगे कि बाज़ारों में मेहंदी लगवाने के लिए भीड़ और बढ़ती जा रही है। तो एक तरह से तो बढ़ी है चीज़ और ये अच्छा है, हर तरह से अच्छा है। क्या हैंडलूम अब एक मार्केटिंग वर्ड बन चुका है? जी, पूरी तरह से, क्योंकि हैंडलूम डे मनाया जाने लगा है और एक हैशटैग जो है हैंडलूम का, उसे प्रमोट किया जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। और हैंडलूम डे पर बहुत सारे लोग जो हैं हैंडलूम के हैशटैग को डालकर पोस्ट करते हैं, उन्होंने कुछ पहना हुआ है ये शेयर करते हैं। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि इस तरह के पोस्ट बहुत कम लिखे जा रहे हैं जिनमें लोगों को ये जानकारी दी जाए कि हैंडलूम आखिर है क्या? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो इन्फॉर्मेटिव पोस्ट भी आती हैं, उनमें ये बताया जाएगा कि उड़ीसा का हैंडलूम जो है वो इकत है और वहाँ पर कैसी हैंडलूम साड़ियाँ बनती हैं, इसकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स होंगी, या बंगाल में हैंडलूम जामदानी है। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये जो सारी टेक्सटाइल्स हैं, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स हैं, इनकी जो ओरिजिनल हैंडलूम वर्जन्स हैं, उनकी कॉपीज़ भी बनती हैं पावर लूम्स पर। और जो लोग टेक्सटाइल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, उन्हें धोखा हो सकता है, बल्कि होता ही है। बिल्कुल। और धोखा किया जा रहा है बहुत हद तक। तो इस बार हैंडलूम डे पर हमने देसी ड्रेप्स पर एक पोस्ट लिखी थी जो पावरलूम के बारे में थी, और वो ये थी कि पावरलूम पर, क्योंकि कई जो बुनकर हैं वो खुद ही अपनी हैंडलूम यूनिट के साथ पावरलूम यूनिट्स लगाते हैं, जिससे कि वो हैंडलूम जो साड़ियाँ हैं उनको बनने में समय लगता है, लेकिन पावरलूम पे चीज़ बहुत जल्दी बन जाती है। तो उनके लिए जो है क्वांटिटी बनाना, स्टॉक तैयार करना आसान हो जाता है। तो उसमें कोई नुकसान नहीं है अगर ज़्यादा स्टॉक बनाकर वो बेचना चाहते हैं। लेकिन जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए ये करना ज़रूरी हो गया है कि पावरलूम और हैंडलूम की बनी हुई जो चीज़ें हैं उनको अलग-अलग रखा जाए, जिससे कि जो लोग नहीं जानते ज़िम्मेदारी उनके ऊपर ना पड़े। तो ये काम ऐसा है जो पॉलिसी लेवल पे होना चाहिए। हैंडलूम मार्क बनाया गया था एक वक्त पर, जिससे कि अगर वो लगा हुआ हो प्रोडक्ट पे तो आपको पता चल जाता था कि ये हैंडलूम का बना है। लेकिन उसका बहुत गलत इस्तेमाल हुआ है, बहुत अच्छे से लागू नहीं हो पाई
वो जो एक चीज़ थी। और पावरलूम के बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैंडलूम की कॉपी ना करें, अपनी एक अलग तरह की पहचान बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी क्योंकि देखने को ये मिल रहा है कि पावरलूम की बनी हुई साड़ी होगी, उसको हैंडलूम कह के बेचा जाएगा और उतने ही दाम पे बेचा जाएगा जितने की पावरलूम की मतलब हैंडलूम की साड़ी बिक रही है। तो ये चीज़ें जो हैं चिंताजनक हैं, क्योंकि जो सच्चे जो हैंडलूम लवर्स हैं उनका भी इसमें नुकसान है। गलत चीज़ उनके पास जा रही है, उनका पैसा जो है इस तरह से गलत जगह खर्च हो रहा है, और जो लोग बनाते हैं, कारीगर हैं, हथकरघे हैं जिनके पास, उनके लिए फिर अपना जेन्युइन प्रोडक्ट बेचना बहुत मुश्किल काम हो रहा है। कम दाम पे भी अगर वो लोग पावरलूम बेचते हैं तो होता ये है कि लोगों को लगता है कि वही चीज़ है, हमें सस्ते में मिल रही है तो हम ये क्यों लें? लेकिन ऐसा है नहीं। असल में लंबे समय तक आप इस्तेमाल कीजिए तो एक हैंडलूम के और एक पावरलूम के प्रोडक्ट में बहुत फ़र्क होता है, उसकी क्वालिटी में। असल में दिक्कत सारी ये है कि सोशल मीडिया के दौर में हम चीज़ों को दूर से देख रहे हैं, उनकी तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन टेक्सटाइल जो है वो छू कर फील करके समझने वाली चीज़ है। तो ये तो है, हैंडलूम जो है वो एक मार्केटिंग मतलब उसका एक गलत इस्तेमाल उस लफ्ज़ का हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट का, या हैंडलूम से जो एस्थेटिक्स बनती हैं उनका एक गलत इस्तेमाल तो हो रहा है। सोशल मीडिया के दौर में हुआ ये है कि हम लोग हर चीज़ को दूर से देख रहे हैं, सिर्फ तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन टेक्सटाइल्स जो हैं छू कर महसूस करके देखने की चीज़ है। इस वजह से लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त भी धोखा उन्हें हो जाता है, या फिर उन्हें लगता है कि कोई चीज़ अगर हैंडलूम की है और महंगी मिल रही है तो वैसी ही मिलती जुलती हम पावरलूम की चीज़ ले लें जो थोड़ी सी सस्ती हो, और क्योंकि फ़ोटो में तो वैसा ही लगेगा। तो क्योंकि इस समय सबकी प्रायोरिटी ये है कि जो भी हमने पहना है फ़ोटोज़ में अच्छा लगे, तो इस वजह से हैंडलूम जो है वो ज़ाहिर है कि एक मार्केटिंग मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है मार्केटिंग में, ये जो शब्द है। वाह मैम, आज की ये कॉन्वर्जेशन किसी सफ़र से कम नहीं थी। डिज़ाइन की क्लासरूम से लेके अवध की गलियों तक, फिर वहाँ से सीधे सावन के झूलों तक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत धन्यवाद, आप आई और अपना टाइम हमें दिया। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि जी। तो दोस्तों, ये थी हमारी बात ईशा जी से। तो देसी ड्रेप्स को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली एक कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।